बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। सबसे पहले अमेरिका अफ़गानिस्तान के मसले पर बात होगी, फिर कराची में जो एहसास महरूमी बढ़ रहा है उसका जिक्र करेंगे, नस्ला टावर और गुज्जर नाला वालों के लिए क्या पैकेज है, क्या प्लान है, उस पर बात करेंगे। ये आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज हम एक अहम मौजू पर, जो मौजू तो अहम है इस लिहाज से कि अफ़गानिस्तान में एक किस्म की खाना जंगी जारी है, लेकिन हम उसमें इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। वो 650 अमेरिकन जो कम्बैट फोर्सेस हैं वो तो सबको इल्म है और बार बार जिक्र किया जा चुका है। हमने अपने प्रोग्राम में भी कल दो के जो प्रोग्राम थे, फ्राइडे को और सैटरडे को, उनमें जिक्र कर दिया था। लेकिन जो हम आज ख़बर देना चाहते हैं आपको वो ये है कि 18,000 जो हैं ब्लैक वाटर के लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अमेरिका के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और तालिबान को जो है काबुल में नहीं घुसने देंगे। उनकी पॉलिसी ये है कि तालिबान जितने भी जगह पर कब्ज़ा कर लें लेकिन काबुल को फ़तह होने नहीं देंगे, और उसके लिए उन्होंने 30,000 जो हैं अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, 18,000 जो हैं उनके ब्लैक वाटर के हैं, जिसको उन्होंने कहा, लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया है कि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो फिर कम्बैट सपोर्ट है और लॉन्ग टाइम उनका जो है डिफेंस जो है वो अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है। अब लेकिन इस सिलसिले में जो वज़ीर दिफा आस्टन है, लॉयड आस्टन, उसने ये कहा है कि हाँ, उनके पास जो अगर किसी ने ख़तरा हमें हुआ हमारे मैंने सफारत खाने को या अफ़गानिस्तान को या काबुल को, तो हमारे पास काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। जो हमारे जो खलीज फ़ारस में जो हमारे अड्डे हैं उनमें और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हम दिफा कर सकते हैं, उसके साथ साथ में हमारे पास जो है जो प्लेटफार्म है, समंदर का बहरी बेड़ा है, उसके ज़रिए से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो सलामती अमूर का मुशीर है अफ़गानिस्तान का, अहमदुल्ला अहमद, उसका ये कहना है कि उन्हें अब अपने दिफा के लिए अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फोर्टिफिकेशन की है, 30,000 जो उनके ट्रुप हैं उनको बहुत जदीद असला से लेस किया है या उन्होंने माइन बिछा दिए हैं, और कोशिश ये की है कि वो तालिबान घुसें तो वो उनको बहुत ज़्यादा करें। ये हम इतला भी तालिबान को दे रहे हैं कि आप ये काबुल पर जो आपका कब्ज़ा है ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा जो सेंटकॉम का कमांडर है, जो इसका नाम जो है जनरल मैकेंजी है, फ्रैंक मैकेंजी, उनका ये कहना है कि वो कारोबार के बारे में फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है कि वो ये है कि जो उनके कोई 398 डिस्ट्रिक्ट हैं अफ़गानिस्तान के, उसमें से 50 तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं, और 34 में जो उनके अजला हैं उनमें से 27 अजला में लड़ाई जारी है। ये उनका ख्याल है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि CIA का डायरेक्टर जो है विलियम बर्न्स का कहना है कि अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद है, वो किसी ख़तरे से भी निपटने को तैयार है, कि सूरत में वो अपनी जवाबी कार्रवाई कर सकता है और ख़तरे को नेस्त नाबूद कर देगा। जबकि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का खासे परेशान है। वो कहते हैं सूरत हाल काफ़ी ख़राब है क्योंकि तालिबान अपने इलाका जात पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बहुत से इलाका जात पर। और आज जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो बगराम का अड्डा है उसके आसपास जो सूबा है वो पंजवाई, उस पर कब्ज़ा कर लिया है अब तालिबान ने। जबकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये तालिबान ये जो अफ़गान फोर्सेज ने जानबूझ के खाली किया है। इसका मतलब है कोई स्ट्रेटेजिक उनका फ़ायदा है, या उन्होंने को वहाँ माइंस लगाई हैं ताकि तालिबान वहाँ मरे ज़्यादा, और या फिर कोई और मसला है उनका कि वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने आप को काबुल में, और वहाँ पर मुमकिन है कि उनका ये प्लान हो कि काबुल को हम जो है तालिबान का कब्रिस्तान बना देंगे। जैसा कि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो गैर मुल्की फ़ौजियों का जो है कब्रिस्तान है। इस तरह तालिबान जो हैं, जो अफ़गानिस्तान का जो ख़ुसूसी नुमाइंदा है डेमरो लेविन, उन्हें UN सिक्योरिटी काउंसिल को ये बताया है कि जो वहाँ पर 1 मई से अब जो जवाबी हमले शुरू किए हैं अब तालिबान ने, जो 1 मई वो दिन है जिसमें इनको अमेरिका को फ़ौजें निकालनी थी, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ मुआहदा किया था। तो उस मुआहदे के अंदर जो उनको निकालना था 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा किया था, उस मायदे के तहत इनको 1 मई को निकल जाना था। तो उसके बाद में जो इन्होंने हमला किया है, तो अब वो तालिबान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये बनाई है कि जो भी दारुल हुकूमत के जो भी अजला के दारुल हुकूमत हैं या सूबे के दारुल हुकूमत हैं, उसके इर्द गिर्द जो अजला हैं उन पर वो कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, और बाद में फिर वो सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करेंगे। तो ये इस तरह से ये सूरत हाल है। इसमें कंदूज और ताजिस्तान के सरहदी इलाके पर भी
कद्दू जो राजस्थान का सरहदी इलाका है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तालिबान ने। अब ये देखना है कि ये सूरत हाल कैसी बनती है। अब जी फरमाएं जी जैन साहब, आप आगे। मेरे साहब इससे मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद आएंगे तो एम्बेसडर जफरुल्लाह शेख साहब को ले लेंगे टेलीफोन लाइन पर। नाज़रीन, मुख्तदा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये अफगानिस्तान वाला मामला जो है ना, देखें अगर तालिबान ने कंट्रोल नहीं किया तो तालिबान भी बैठने वाले तो नहीं है ना, बैठने वाले तो नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अमेरिका का मकसद ये नहीं है कि तालिबान जीतें या अशरफ गनी जीते। उनका मकसद ये है कि यहाँ पर बदअमनी रहे, और उनका मकसद ये है कि सीपैक कामयाब ना हो, और अफ़गानिस्तान से उनका बदला यही हो सकता है कि अफ़गानियों को खूब मारा जाए, चाहे अशरफ गनी के आदमी हों या तालिबान के आदमी हों। उनसे इंसानों का कोई गर्ज नहीं है। ये सारी दुनिया के जितने भी बड़े आदमी गुजरे हैं उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा जो हैवानियत पसंदी जिसकी है वो है अमेरिका है। वो किसी तरह से भी इंसानियत की कदर नहीं करता, वो इंसानियत को समझता ही नहीं है, और वो सब इंसानों को मारने के अंदर उनका ऐसे हैं जैसे खूंखार एक भेड़िया होता है, उस तरह ये लोग काम करते हैं। बियर नाम रखा है उन्होंने उसका, रशिया का, असल में तो ये खुद है। ये तो उससे भी बड़े दरिंदे हैं जिसने कि दुनिया भर के अंदर जितना, भाई हिरोशिमा नागासाकी में इन्होंने एटम बम गिराया, वियतनाम में इन्होंने की, कोरिया में इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई, वियतनाम में इन्होंने बर्बादी मचाई, कंबोडिया में इन्होंने बर्बादी मचाई, हर जगह बर्बादी मचाई, और फिर अफ़गानिस्तान में, फिर सीरिया में, फिर इराक़ में। किस बुनियाद पर गरीबों को मारा है? लीबिया में शुरू किया, लीबिया में शुरू कर लिया, हर जगह पर इन्होंने तबाही बर्बादी की है। क्या किया इन्होंने? इंसानियत के लिए ये दरिंदे लोग हैं, और इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं ये लोग जो हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अफगानियों को ये एहसास होना चाहिए ना कि भाई आपस में अपने तजाद को ठीक करें, खत्म करें। बुनियादी बात यह है कि उनको ये बात मालूम है कि अफगानिस्तान में बदले का मामला है, उस बदले की वजह से वो इसको जरा बख्शते हैं, उनको छेड़ते हैं, और ये लोग समझते नहीं हैं। अब मुसलमानों को उनको पता है कि मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब उन्होंने नया तरीका देखा है, एक वीडियो जारी हुआ है, वो कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों की बड़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो एक गे जो है अगर वो अमेरिका में फिरे या लंदन में फिरे तो वो कोई आदमी उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में या किसी इस्लामी मुल्क में फिरे तो उसको मार दिया जाता। तो लेकिन हम इसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो कह रहा है, बड़ी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनमें टॉलरेंस नहीं है। अब टॉलरेंस को इस तरह से, और वो ये कहते हैं कि साहब अपने रिलीजन का ये लोग दिफा करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपकी, लेकिन बात ये है कि रिलीजन जो है वो एक, आप भी देखें कि हमारा रिलीजन इंसानी फितरत पे मबनी है। ये कोई तरीका है कि एक अगर आपको कोई मसला हो तो आप जो कौम लूज़ की तरह से काम करें? ये कोई तरीका है? ये इंसानियत है कि आपको अल्लाह ताला ने जब जब फरिश्ते आए तो उस वक्त उन्होंने लूत के लोगों ने उनके ऊपर आशिक होना चाहा, उनको लेना कब्जे में चाहा, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मेरी कौम की बेटियां हैं, तो वो आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो इस्लाम कौम यानी जो फितरत का मज़हब है, इस लिहाज से उन्होंने मना किया इन बात को। तो अगर हम ये बात करते हैं तो हम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, तो इसमें कोई दो बात नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अमेरिका है ये तबाही बर्बादी का यानी जो मंबा है, मुल्क को ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ तबाही हो रही है उन लोगों का भी तो कोई काम है कि भाई अपने आप को तबाही से बचाओ। इतनी अगर समझ होती तो आज दुनिया पर इतना बड़ा किताब कुरान मजीद इनके हाथ में है, जो अगर वो पढ़ें, सिर्फ नाजरा ना करें लेकिन उसको समझ के पढ़ें ना, तो सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। अगर आपको कुरान मजीद के क्या कहा है, यानी कुरान मजीद कितने बड़े नाम है, कुरान मजीद, कुरान हकीम जी। अब बताइए, हिकमत की किताब है वो, आप वो ताक में रखने की नहीं है या वो फूक मारने के लिए नहीं है, पढ़ने की किताब है आपको, भाई उससे समझने की किताब है। फूक मारने की भी तासीर है, लेकिन तो समझना है, हर एक आयत के अंदर एक अजीब कैफियत रखी है, लेकिन पैगाम वो इंसान को कहा गया, खुद महसूस किया है कि जब आप की रूहानी ताकत आप में आ जाती है या आपको रूहानी ताकत न भी आए तो रूहानियत की समझ बूझ आ जाती है, तो फिर आपकी अपनी जो दुआ है वो बजाते खुद इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो कबूल हो जाती है। जी जी। और दूसरों पर, और ख़ुसूसन अगर आप पर कबूल ना हो लेकिन दूसरों के लिए अगर करें, आप किसी इंसानियत के लिए करें तो वो कबूल हो जाती है। हमने तो इसको आजमा लिया कि हमारी
हमारे तो जैसे गुनहगारों की दुआ कबूल हो तो जाती अब ये जो अल्लाह सारे का लाख लाख शुक्र है। अब सारे जो अफगान मतलब जो तालिबान है वो तो इस्लाम के नाम लेवाए ना, नहीं भाई, तो लेकिन उनको कुरान चाहिए मजीद को देखिए, जब तक वो आपको अपनी जो रिवायतें हैं, गलत रिवायतें हैं, बदला लेने की रिवायतें हैं, क्योंकि अफगानियों के बारे में मौजूद था कि ये लोग जब गए वहाँ पर और रसूल अकरम के पास, तो उन्होंने कहा साहब सब बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन बदले का क्या बनेगा। तो बदले के बाद में ये कहा कि भाई हमारा सिस्टम मौजूद है, इस्लाम में सिस्टम मौजूद है, नहीं साहब बदला हम खुद लेंगे। ये बदले के मामला में ये बात है। तो अब अगर आप इसी पर कायम रहेंगे तो फिर आपकी, देखिए ना, आप अगर आप ख़ुद भी देखें तालिबान पे, जैसा कि हमारे कई हमारे शुरा ने ये बात कही कि अगर तालिबान ये देखें कि ठीक है उन्होंने एक बहादुरी की मिसाल कायम की, ठीक है उन्होंने दो सुपर पावर को तबाह बर्बाद किया, अमेरिका को तो नहीं कर सके लेकिन यूएसआर को तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका बहरहाल कम से कम शिकस्त खुर्दा तो गया ना, दरार तो डाली कुछ उन्होंने, हैं? कुछ दरार तो डाली भाई डर डाली है। लेकिन अब ये जो बात कहते हैं जैसा आप $3 ट्रिलियन हो गया, भाई ये बात सबको समझना चाहिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, जो हमारे बड़े बड़े दानश्वर हैं उनको समझ में नहीं आती ये बात, उनके लिए $3 बिलियन कोई चीज़ इसलिए नहीं है, $1 ट्रिलियन भी कोई चीज़ इसलिए नहीं है कि वो तो कागज़ का टुकड़ा है उनके पास। क्या तो आप ये पेट्रोल डॉलर को ख़त्म करो, तो तब तो फिर उनको पता लगेगा कि सोना खर्च होता है इसमें, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि साहब $3 ट्रिलियन क्या होते हैं जी। अगर उनके पास पेट्रोल डॉलर मौजूद है तो उनके पास वो कागज़ है, आप कागज़ को आप वो बेचते हैं, छपाई का काम है, इतना खर्च है उनका छपाई का और कागज़ का। वो $3 ट्रिलियन क्या छापते जाते हैं, आपको देते जाते हैं, आप उसको समझते हैं कि $3 ट्रिलियन खर्च हो गए। उनका तो यानी 10,000 का भी नुकसान नहीं हुआ होगा जो अगर बात करते हैं। कागज़ है, डॉलर क्या हैसियत की क्या है, कागज़ की है, कागज़ ही है ना जी, छपाई है और कागज़ है जी, और तो कोई उसकी कोई हैसियत ही नहीं। और वो कोई दुनिया की करेंसी का तरीका ये है कि जितनी करेंसी आप छापते हो उतना आपके पास सोना होना चाहिए। तो आप पाकिस्तान के पास 64 टन सोना है, यानी जो रिकॉर्डेड है जी। तो हर एक मुल्क के पास अपना अपना है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना सोना नहीं जितना उनको डॉलर बिकता है। आप डॉलर का एक कागज़ का टुकड़ा, अगर फर्ज लिए कि आज कल पागा हो जाए तो सारे डॉलर बेकार हो जाएंगे, कागज़ के टुकड़े के अलावा क्या है। और आपका रुपया भी अगर बेकार हो जाए तो यदि आपने देखा नहीं अफगानियों को क्या हाल हुआ, जब अफगानी जंग के बाद हुई तो 100 रुपये में भी नहीं मिलता था उनका 10,000 का डॉलर का जो था जी। तो ये कागज़ के टुकड़े हैं। अच्छा मेरे साहब, ये जो पहले भी ये बात हो चुकी है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब वो कहते हैं कि $3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, तो ये बात को आप समझना चाहिए कि उनका $3 ट्रिलियन का नुकसान नहीं हुआ। उनका सिर्फ उन्होंने अपने एक्सरसाइज की, उनके तो कागज़ बिके हैं। आपका कागज़ को अगर $3 ट्रिलियन कहते हैं, आपके लिए डॉलर होंगे, उनके लिए तो कागज़ है जी। ये बात सारे दानिशवरों को समझना चाहिए, सारे एंकरों को समझना चाहिए कि ये बात को जब करें तो सोच समझ के करें कि उनका तो कागज़ है। उन्होंने अपने खजाने से सोना थोड़ी निकाला, हाँ, कुछ सोना थोड़ी निकाला है जी, या आपने कोई अपनी कमोडिटी थोड़ी बेची है जी, उन्हें तो कागज़ छाप दिए जी। आप उस पर कहते हैं $1 खर्च हो गया। और इसके अलावा वो जहाँ भी जंग लड़ने गए हैं, कुछ भी करने गए हैं, तो वो पैसा उन्होंने दूसरों से लिया और जैन कभी जीते नहीं है। ये तारीख है, ये भी इनकी तारीख है, तारीख कभी सिवाय जापान के इनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, वो जापान के बाद में कोई जंग इन्होंने जीती नहीं। वो तो चूंकि जंग जाहिर है एकदम जापान भी अधमुआ हो चुका था। फिर आपने जब आपसे पूछा, इनसे पूछा, एक जापानी खातून आई थी प्रोफेसर, ये 2000 शायद 1996 की बात है। मैंने इससे पूछा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें अमेरिका ने तबाह कर दिया? कहने साहब गुस्से की क्या बात है, हमारे लिए हमारा बादशाह खुदा था जी, वो ताकतवर था तो हम उसे खुदा मानते थे, तो उससे बड़ी ताकत वाला आदमी आ गया तो हमने उसको खुदा मान लिया अपना। तो अब भाई अगर जिस कौम का एतकाद का ये आलम हो कि जो ताकत को खुदा कहता हो, तो फिर वो तो ऐसे ही होगा। फिर अब ये बात ये नहीं कहना चाहिए कि जापानियों के दिल में गुस्सा नहीं होगा, है, जर्मनों के दिल में गुस्सा नहीं है, जबकि तो जर्मनों पे अभी तक उसको इजाज़त नहीं देते फौज रखने की जी। तो इसलिए कि जर्मन आपसे बदला ज़रूर लेंगे और जापानी भी लेंगे। अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए जी। खैर मेरे साहब, अगर इसको वाइंड अप करें, कतर, पाकिस्तान, चीन, ईरान सब मिलके थोड़ा सा तालिबान को, अशरफ गनी को और सारे जो क्या उनके स्टेक होल्डर है सबको समझाएं। लोग हैं कि ये लोग नहीं समझेंगे।
तालिबान भी फिर भी अलमिया समझ जाएंगे जी, तालिबान लेकिन हमारी ये बात जिद्दी मान हैं, लेंगे। अशरफ गनी लोग जिद्दी हैं ज़रा। अशरफ गनी नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये लोग किराए के बने पपेट्स हैं ना जी। हाँ, पपेट से कहेंगे हमारी हुकूमत जा रही है। अब उन्हें बता दिया होगा कि हमने इसके फोर्टिफिकेशन कर दी, हर जगह पर हमने माइंस लगा दिए, तालिबान घुसेंगे बम से उड़ जाएंगे। तो वो फिर कैसे नाकाबिल तस्खीर बना दिया है उनके लिहाज से। लेकिन तालिबान फिर भी कामयाब हो जाएंगे जी, लेकिन फिर कामयाब होने के बाद उन्हें कबूल कौन करेगा, ये भी तो आप समझे ना जी। नहीं वो उनके रवैये पर इन्हिसार करता है, अगर रवैया मुस्बत रहा नहीं तो ना कबूल भैया, किए जाएंगे। भाई सवाल ये है कि फिर भी ताजिक और उज़्बेक और हज़ारा तो उनको नहीं मानेंगे। हज़ारा तो फिर ईरान के कहने की वजह से चुप हो गए। लेकिन ये है कि अब क्योंकि ईरान ने भी असला दिया है और रशिया ने भी असला दिया, अमेरिका क्यों भागा है? इसलिए कि उन्होंने स्टिंगर मिसाइल टाइप के उनको मिसाइल देने शुरू कर दिए थे तालिबान को उन्होंने कहा भाई अब बदला ले रहा है रूस हमसे, तो हम भागो यहाँ से। जी, वरना नहीं भागते ये लोग। और ये कभी भी कभी भी ये अड्डा नहीं छोड़ते, ये जो कंधार बगराम का जो है जी, ये अड्डा कभी नहीं छोड़ते। इनके लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक अड्डा है ये जी। मेरे साहब फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। जी। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ जी। आमने सामने, जी सही बात है। तो ये जाहिर है कश्मीर पे जुल्म करेंगे तो कुछ ना कुछ नतीजा तो निकलेगा। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये जो भारतीय डिफेंस चीफ और एयर चीफ आमने सामने आए हैं, तजाद खड़ा हो गया कि खलीदी किरदार किसका है। तो ये तो देखिए बात ये दुनिया है को पता होता है। कि एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए दुनिया भर में। ये होना चाहिए कि किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। इंडिया में ये हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपग्रेड किया इन्होंने, बिपिन रावत को, उसका दिमाग ख़राब हो गया जी। अब वो कहता ये है कि मैं बड़ा आदमी हूँ। अब अमूमी तौर पर हमारे यहाँ तो हम हमारी फ़ौज में और हमारी आर्मी में, हमारी नेवी में, हमारी एयरफोर्स में ये मसले ख़त्म हो गए। जी हाँ, तो वो तो आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। 27 फरवरी में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है और हम बखील भी नहीं हैं। तो वो जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ 2019 का, जी, तो हमारे सब लोगों ने अब तक जो है दिल खोल कर फ़िज़ाइया को तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल। आर्मी के लोग भी करते हैं, जी, DGISPR भी करता है, आर्मी चीफ भी करता है, बैरिया चीफ भी करता है, सब करते हैं। अच्छा, और सोहेल अमान ने एक बात एक जगह, और दूसरी बात जो है, सोहेल अमान ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारा जो किरदार था दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ में साबिक आर्मी चीफ के ज़माने में, जी, साबिक फ़ज़ाई चीफ जो थे, नहीं हाँ साबिक फ़ज़ाई चीफ भी थे और साबिक राही शरीफ जो थे, उनके ज़माने में जो उन्होंने काम किया और जो उन्होंने वहाँ पर रास्ते साफ़ किए आर्मी के लिए ताकि वो जगह ऑक्यूपाई करे, ये दुरुस्त है कि जब तक ज़मीनी कब्ज़ा नहीं हो उसमें आर्मी की अहमियत है, लेकिन रास्ता कौन साफ़ करेगा उनका? जी, अगर बहरिया में जाना हो तो भी जब बहरिया को काम करना पड़ेगा और फिर जाके फिर हमारी जो लैंड फोर्स जाएगी। और अगर फ़िज़ा में का मामला हो, अगर कोई पहाड़ी की चोटी पे बैठा हुआ है, एक दहशतगर्द के कोई ग्रुप बैठा हुआ पूरा असला जिसके पास जदीद असला है, तो वो कैसे हमारी लैंड फोर्स वहाँ जा सकेगी? तो वो इस लिहाज से वो पहले उस पर हम बमबारी की जाती थी, एयर अटैक होता था, उनको वहाँ से भगाया जाता था, फिर जगह पे उसकी चौकी पे कब्ज़ा किया जाता था। सोहेल अमान ने कहा कि हमारा किरदार वो अभी तक किसी के लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन हमने बड़ा किरदार अदा किया दहशतगर्दी की जंग में। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बिपिन रावत के मामले के अंदर इस बिपिन रावत ने ये बात कही है कि साहब जो है फ़िज़ाइया का जो किरदार है वो सिर्फ जो है ताउन का है। जवाबन जो एयर मार्शल जो इंडिया का जो एयर मार्शल है RKS भदौरिया, उसने कहा कि ये बात सही है, ये बात इतनी नहीं है कि हमारा किरदार सिर्फ मामनत का है, बल्कि उसके जवाब में एयर मार्शल ने कहा कि फ़िज़ाई नई थिएटर की कमांड की हम तश्कील तो करते हैं। उन्होंने एक फ़िज़ाई थिएटर बना लिया 4 कमांड का, और उसमें बैरिया और बर्री फ़िज़ाइया, और उन्होंने कहा फ़िज़ाइया का किरदार जो है मुसल्लह अफ़वाज की ताउन का है, क्योंकि ज़मीनी बात को कर रहे हैं और ज़मीन उसको दे रहे हैं। उन्होंने तोपखाने और इंजीनियर से मिलाया फ़िज़ाइया को। नहीं, लेकिन फ़िज़ाइया का तो बहुत बड़ा किरदार होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि नई थिएटर की उनकी तश्कील पर तो उसने, क्योंकि ये चीफ बन गए ना नए थिएटर के 4 थिएटर जो बनाए हैं उनमें जी, उनके ये बन गए हैं चीफ बिपिन रावत साहब। उनके अलावा उनकी तश्कील की तो हम उनकी खैर मकदम करते हैं, बशर्ते कि ये काम दुरुस्त तरीके से किया गया हो। और फिर ये कहते हैं कि फ़िज़ाइया, उन्होंने फिर तशरीह की है कि फ़िज़ाइया का किरदार जो है वसीतर है और नई थिएटर की तश्कील का बुनियादी मकसद कौमी
क़ुव्वत के अगले दर्जे की तक रसाई होना चाहिए, और वो भी ज़्यादा लचक के साथ। तो फ़िज़ाइया का सर उन्होंने फिर कहा कि फ़िज़ाइया काम सिर्फ ताउन का नहीं, उससे आप जो किरदार है वो वसी तर है। और इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जिन इलाकों में जंग हो रही है वहाँ फ़िज़ाइया जो है बड़ा अपना अहम किरदार अदा करती है, और जी। आपके लिए रास्ता साफ करती है, तो फिर जा सकती है। बहरहाल ये कश्मीर में जो कोई जुल्म कर रहे हैं ना, उसका सारा नतीजा निकल रहा है, किसी ना किसी हवाले से निकल रहा है। मेरे जी। साहब अगले मौजू पे आते हैं, कराची की तरफ चलते हैं। भाई कराची का एहसास महरूमी न सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि बढ़ाया जा रहा है, उसकी शिद्दत और शिद्दत बढ़ाई जा रही है। हर आदमी, कोई आदमी कराची का ऐसा नहीं है जो पीपल पार्टी का अगर हो तो अलग बात है, जो अगर पीपल पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का है, वो इस वक्त जो है बर्न हो रहा है, इस वक्त वो गुस्से की हालत में है, उबल रहा है। और मैं ये बार बार अपने इदारों से कहता हूँ कि भाई ये ठीक है कि आप बिज़ी हैं मैनेज करने के लिए कौमी मामलात को, लेकिन ये तो आतिश फशा है जहाँ पर जरदारी साहब अपनी हुकूमत काम कर रहे हैं। कोई बैद नहीं कि वो आज़ादी का काम कर रहे हों। अब आपको आप सारे आदमी ला के यहाँ बैठा दिए हुए हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप खाना जंगी चाहते हैं? यानी मैं इदारों से बात कर रहा हूँ, उनकी तो बात छोड़ दें, वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है, आप उसे रोक भी नहीं सकेंगे। ना आपके पास इतनी क़ुव्वत है, ना आपके पास इतनी सलाहियत है। जब कभी भी शहरी बगावत होती है, ये आपने इसलिए रोक लिया, आपको बड़ी नाज है कि आपने 2016 के अंदर रोक लिया, लेकिन ये इसलिए रोक लिया कि उर्दू स्पीकर ने उनका MQM का साथ नहीं दिया, अल्ताफ़ का साथ नहीं दिया, तो आपने रोक सके हो। और MQM का भी अभी भी साथ नहीं दे रहे हैं, अवाम उनका कहाँ साथ दे रहे हैं? कल उनकी रैली निकली है, क्या निकला है? रैली भी नहीं, ना रेला है, वो एक छोटी सी पार्टी का एक इज्तिमा था, इसलिए तो और आवाम ने उनको धुतकार दिया है। वो गए हैं आपके इसमें टाउन में, बहरिया टाउन में, वहाँ उनको भगा दिया जी। और ना अब PTI को कबूल किया है, ना MQM को कबूल किया। अब हम ये नहीं कहते, हम इन पर तरस खाते हैं MQM वालों पर कि भाई जो अब बच गए हैं वो उनके ऊपर, कि इन बेचारों को तो आपने इस्तेमाल किया। अब जब हम कहते आ रहे हैं, आपसे 1988 से कह रहे हैं, हम जून 1988 से कस्में खा कर हल्फ उठा के थक गए हैं कि ये अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है। आपने नहीं मानी हमारी बात। मानी तो कब मानी? 2016 में जब उसने खुद ऐलान कर दिया आपने पब्लिकली, तो क्या फ़ायदा हो? जुमले भी वही हैं, अल्फाज वो हैं जो मैंने अदा किए और जो मेरी किताब में छपे हुए हैं। ये नहीं है कि किताब में छपे हुए हैं, नवाए वक्त में छपे हुए हैं, वो मैंने अदा आपको कर दिए। इसके बावजूद भी आप न माने तो आपसे ज़्यादा नासमझ कौन हो सकता है? और अब आप भी इस वक्त भी जो एक लावा है उसको छोड़कर आप छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ को मैनेज कर रहे हैं, आप उसको जरदारी को मैनेज कर रहे हैं। जी। जरदारी के किरदार को याद देखो ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर सिंध के अंदर। और अफसोस की बात है कि बना दिया है, आग लगा दी है, सबके दिलों में आग लग रही है। इनके पास सारी खबरें नहीं जा रही बर्निंग, और किसी वक्त में जब फटा इनके पास तो शहरी जो बगावत होती है वो नहीं रोकी जा सकती है, बड़ी बड़ी फौजें नहीं रोक सकी हैं। इनके पास खबरें नहीं जा रही होंगी, सारी ये बेचैनी की लोगों के अंदर जो एहसास महरूमी बढ़ रहा है। मैन इज रॉन्ग मैन इज हैंडलिंग। एक आदमी अगर यहाँ पर रह के चला जाए, उसको पता नहीं होता। मैं बताऊँ आपको, देखिए इनका DGI का लेवल क्या होता है। DGI साहब मेरे दोस्त हमीद गुल रहे, फिर इसके बाद में कोई DGI मेरा दोस्त नहीं रहा। सर हलो हाई हो जाती, चलो ठीक हो। हमीद गुल से जब मैंने ये कहा कि आप जब ये 80 आदमी रोज़ यहाँ मर रहे थे बुशरा जैदी के केस के मामले में, तो मेरी उनकी मुलाकात उनके घर पे हुई, जो कि पेशावर रोड पे था। DGI घर QMG के घर के बराबर में क्वार्टर मास्टर जनरल का घर होता था और एक DGI घर होता था। वहाँ मैं इनसे मिलने के लिए गया, तो मेरे से पहले फ़खर इमाम मिल रहा था, तो फिर मैं तो बगैर टाइम के गया था, तो मेरे से मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे जनरल साहब से कहा कि आप इसको रोकें, ये जो कराची में 80 आदमी मर रहे हैं, पठानों को मार रहा है उर्दू वाले, मैंने MQM वाले, और पठान मार रहे हैं महाजरों को, ये बंद करें फॉर गॉड सेक। 3 दिन से 80 आदमी रोज़ाना मर रहे थे, रोज़ाना बेगुनाह मर रहे थे बेचारे। मैं पागल हो गया था। मैं गया उसके पास, और उसको मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत शरीफ आदमी था, बहुत आला सलाहियतों का कामिल आदमी था, लेकिन उसको कराची के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे कहने लगा, मिर्ज़ा साहब आपकी बात अगर हम तस्लीम मेरी कर लें तो, लेकिन फिर इस ब्लॉकेज को कैसे रोकेंगे? मैंने कहा कौन सा ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं आप? उसने कहा जो सामान
हमारा जो पोर्ट से आएगा, पोर्ट से जो आता है और वो जाता है फिर पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होता है, तो वो सब तो लियाकतबाद से गुजरता है, शार पाकिस्तान। अब शार पाकिस्तान गुजरता है, तो फिर हम कैसे यानी अगर लियाकतबाद बंद हो गया तो सामान ही नहीं जा सकेगा। फिर मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा मेरे जनरल साहब, फिर आपको अफ़गानिस्तान के बारे में ज़्यादा पता है, कराची के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर हमसे बात मशवरा करें, कहने आप बताइए क्या हाल है इसका। मैंने कहा आप कुरंगे से निकाल दें उसे। कहने कुरंगे से कौन सा रास्ता जाता है। मैंने कुरंगे से रास्ता जाता है और जाकर सुपरवाही को मिल जाता। फिर वहाँ जाकर ये जो आज जो बन रहा है लेयर एक्सप्रेस वे, नहीं भाई उन्होंने निकाला ना, फिर अफाक को बैठाया यहाँ पर जी, MQ हकीको को बैठाया। अब ये लोग बड़ी चढ़ के बातें करते हैं कि भाई बड़े बड़े फैसले तो हमने कराए ना। एक बात इस आफाक अहमद ने मेरी नहीं मानी, 8 साल जेल में रहा, और अब कितने साल जेल में रहेगा इसको पता नहीं है। जी, और ये बाद में पता चल जाएगा थोड़े दिनों के अंदर कि इसका क्या हाल बनने वाला है। अच्छा मेरे साहब, एक ज़रा ये नस्लर टावर वाला मामला जी, ये देखें, अगर बिल्डर ने गैर कानूनी जगह पे बिल्डिंग बनाई, आवाम का कसूर नहीं है, लेने वालों का कसूर नहीं है, बिल्डर का कसूर है, बिल्डर के खिलाफ पर्चा भाई कटे, हर जगह पर मैं मुकदमा दर्ज हो। चीफ साहब से भी ये कहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से, कि भाई गरीबों को क्यों मार रहे हो, आप मेहरबानी करें, इनके ऊपर रहम खाएं। अब तो चलो पहला काम ये होगा कि 80 गज का प्लाट दे रहे हैं, तामीर के लिए 10 लाख रुपए देने का मंसूबा बना रहे हैं। गुजर नाला के अभी मुतासिर मंसूबा है बेटा साहब, ये बात न करें वो आप। कोर्ट में दरखास्त हाँ। उन्होंने दायर की है, कोर्ट से फिर जैसे जैसे उनको हुक्म मिलेगा वैसे वैसे काम करेंगे। नहीं लेकिन तो कोर्ट को ये चाहिए ना कि भाई फराक दिल के साथ 10 लाख में भी मकान, कौन सा मकान बन जाता है भैया। वो तो फिर अपने कहाँ लियाकताबाद और कहाँ आप जाके पता नहीं कहाँ देंगे जंगल के अंदर उनको घर, तो बेचारों को वहाँ पर 2 लाख रुपए तो पानी में खर्च हो जाएंगे। वो जज साहब वैसे कुछ ना कुछ इस पे करेंगे। अब जाहिर है इनकी करप्शन पे भी तो नजर रखनी है ना, कि बताएंगे कुछ और देंगे कुछ, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नस्ला टावर वाला मामला है ना, हाँ जी, ये तो अगर बिल्डर को आप ऐसे नहीं छोड़ें, आवाम का तो छोड़ दें। छोड़ें, लेकिन नस्ले टावर एक बड़ा खूबसूरत टावर है, आपकी शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, और गरीबों को क्या कसूर है जिन्होंने खरीदा है। बस भाई वो आप किसी का भी कसूर नहीं है, आपने जो मकान गिराए हैं बहुत जुल्म किया है। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको पहले उनको जगह देनी चाहिए थी। भाई किसी न किसी हाकिम की गलती है ना जी, उसको पकड़ना चाहिए ना, उसको पकड़े, बिल्डर को पकड़ना चाहिए, बिल्डर को पकड़े, पार्टी को पकड़ना चाहिए। आपने बजाय गरीबों को आपने मार दिया। बिल्कुल, क्या बात, क्या फैसले किए आपने। अगली पेशी होगी, शायद उसमें कुछ रद्दोबदल हो। हम तो आपसे अपील कर रहे हैं, अपील कर सकते हैं जी, आप योर ऑनर कहकर, लेकिन मतलब ये कि इंसाफ वो होना चाहिए जो कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। गरीब को मारने से क्या फायदा। बिल्कुल ठीक। और जब नस्ले टावर आ जाता है तो सारे के सारे आगे बैठ जाते हैं कि जब वो बड़ा बड़ा है, वो ये भी एक जुल्म है। बड़े बड़े लोग आगे बैठ गए हैं, सारी पार्टियां आ गई हैं, और गरीबों को जब मकान ठहरे थे वो कोई नहीं गया, मुजाहरे में भी कोई नहीं गया, फेडरल एरिया में तो कोई नहीं गया, मुजाहरे में भी कोई नहीं गया। और ये जो अलादीन पार्क में बेचारे को दुकानें लूटी, वहाँ भी कोई नहीं गया। जी खैर मेरे साथ वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। जी नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।